वेलकम टू रिव्यू एग्ज़ाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आउटपुट प्रक्रिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आउटपुट। अब आउटपुट कौन कौन से होते हैं? सामान्य आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य में हुआ? 1921 और 22 के बीच में। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोपला विद्रोह 1921 और 22 के मध्य में हुआ। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था, इसके क्या क्या कारण थे, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। मोपला विद्रोह 1921-22 के मध्य में हुआ था। विद्रोह ने 1920 में कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ली थी। मोपला केरल के दक्षिण मालाबार क्षेत्र के मुस्लिम मपल्ली हैं। इसे सैयद अली और सैयद फजल के नेतृत्व में शुरू किया गया। इस मोपला विद्रोह के क्या कारण थे? नए काश्तकारी कानून और ब्रिटिश विरोधी भावना। यानी मोपला विद्रोह के क्या क्या कारण थे? नए काश्तकारी कानून और ब्रिटिश विरोधी भावना, जिसमें भारतीयों के लिए अच्छी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर साहित्य अकादमी की है। साहित्य अकादमी की स्थापना क्यों की गई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय तो अभी समझ लिया कि दिल्ली में है। अब ये बिंदु भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं। साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित संगठन है, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन दिल्ली साहित्य, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का भी मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर वर्गीकरण विज्ञान की है। ये वर्गीकरण विज्ञान क्या है, इस महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। वर्गीकरण विज्ञान, यह जीवों के वर्गीकरण या वर्गीकरण का अभ्यास और विज्ञान है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों और जानवरों को परिभाषित करने और नामकरण करने के लिए एक समान प्रणाली तैयार की और उसका अनुसरण किया। नामकरण की उनकी द्विनाम प्रणाली ने प्रजातियों के एक सामान्य नाम जीनस और एक विशिष्ट नाम प्रजाति द्वारा पहचाना। उनके प्रकाशन स्पीशीज प्लांटरम ने नई वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन किया और सभी फूल, पौधे और फर्न के नामकरण के प्रारंभिक उपयोग को भी कैरोलस लिनियस के द्वारा चिन्हित किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? 13 अप्रैल 1919। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, ये महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सत्याग्रह के सिलसिले में रॉलेट एक्ट के 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी से पंजाब में गंभीर अशांति फैल गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हुई और बैठक शुरू होते ही जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अंधाधुंध भारी फायरिंग का आदेश दिया। नतीजतन सैकड़ों पुरुष, महिलाएं, बच्चे मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने
नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न को भी पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी, या फिर महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी। तो उन सभी का आंसर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो नजर रखता है, यानी किस पर नजर रखता है? वायु प्रदूषण, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। लाइकेन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। लाइकेन को बायो इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। जैव संकेतक से जीवित जीव हैं जो पर्यावरण में बदलाव के लिए विशेष रूप से स्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए उपयोगी बायो इंडिकेटर है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए, क्योंकि वे अपने पानी और आवश्यक तत्व मुख्य रूप से मिट्टी से नहीं बल्कि वातावरण से प्राप्त करते हैं। लाइकेन क्या है? वे जटिल जीवन रूप हैं जिनमें दो अलग अलग जीवों, एक कवक एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी होती है। लाइकेन अपनी अधिकांश विशेषताओं को कवक से ही प्राप्त करते हैं। ये था लाइकेन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अगला क्वेश्चन है, येन कहाँ की मुद्रा है? जापान, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर जापान की है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। उत्तर से दक्षिण तक जापान के 6 मुख्य द्वीप सखालिन, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा हैं। सखालिन रूसी संघ का एक हिस्सा है। होंशु, जिनमें इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप होंशु है और जिसकी राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान मंडल है। वो कौन कौन से राज्य हैं? 6 राज्य हैं। 6 आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है। विधान परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा की कुल सदस्यता के बहुमत से अतः उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने का प्रस्ताव पारित करती है, तो विधान परिषद वहां बनाई जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद का आकार भिन्न हो सकता है, लेकिन इसकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता से 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एनएनपी क्या है? जिसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ड में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? इंदुलाल याग्निक, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें मैडम कामा की है, तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैडम भीका जी कामा वह विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थीं। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। तिरंगे में हरा, केसरिया और लाल रंग की धारियां थीं। मैडम भीका जी कामा द्वारा फहराया गया झंडा इंदुलाल याग्निक द्वारा ब्रिटिश भारत में तस्करी कर लाया गया था। अब ये जो झंडा है, अब यह पुणे में मराठा और केसरी पुस्तकालय में प्रदर्शित है। मैडम भीका जी कामा द्वारा वंदे मातरम नाम से अखबार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है? NIU का अर्थ है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? पी रोम, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पी रोम कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। अब सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सहायक मेमोरी सबसे कम लागत वाली और उच्चतम क्षमता वाली और सबसे धीमी पहुंच वाली स्टोरेज है। यह प्रकृति में स्थायी है और इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए यह तत्काल उपयोग में नहीं लाने पर रखा जाता है। सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं चुंबकीय टेप, फ्लॉपी, सीडी रोम और चुंबकीय डिस्क आदि। अगला क्वेश्चन है, 2020 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? रॉबर्ट बी विल्सन, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में रॉबर्ट बी विल्सन को मिला। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की किसकी एक पहल है? यूरोपीय संघ, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यूरोपीय संघ की एक पहल है। अब ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है क्या, इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसे कब बनाया गया था, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझ लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस पहल का उद्देश्य यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन पर एक नया गठबंधन बनाना है, जो सबसे अधिक प्रभावित हैं और जिनके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने की सबसे कम क्षमता है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस को वर्ष 2007 में बनाया गया। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के बाद GCCA के बाद में GCCA+ बन गया, यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस बन गया और मध्यम आय वाले देशों को शामिल करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए इसका विस्तार किया गया। जिन 8 क्षेत्रों में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस संचालित होता है वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि और खाद्य सुरक्षा, जिसमें मत्स्य पालन शामिल है, आर्थिक विकास और पर्यटन, शिक्षा और अनुसंधान, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें वानिकी भी शामिल है, पानी और सफाई व्यवस्था, आपदा जोखिम में कमी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। जिनमें ये 8 क्षेत्र हैं जिनमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस ये 8 क्षेत्र हैं जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का पुरस्कार दिया गया है? गली बॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत के हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। यह पहली बार 1954 में टाइम्स समूह की फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा शुरू की गई थी। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गली बॉय है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर गली बॉय के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह गली बॉय के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गली बॉय के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। अब एप्पल की फुल फॉर्म क्या है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। यह एक प्रायोगिक संचार उपग्रह था जिसे एरियन 1 द्वारा 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह भारत का पहला संचार उपग्रह था। रोहिणी RS-1 भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था। लेकिन पूछे भारत का पहला स्वदेशी कौन सा था? रोहिणी RS-1। इसका उपयोग SLV-3 के प्रायोगिक प्रक्षेपण के दौरान प्रदर्शन को मापने के लिए किया गया। इसे 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट,
भारत का पहला उपग्रह था। इसे 19 अप्रैल 1975 को U-11 इंटर कॉस्मोस का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह RS-1 है। और भारत का पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह ग्रह जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? जीव मंडल। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पृथ्वी ग्रह वह क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है और जीव मंडल के रूप में जाना जाता है। जीव मंडल पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन होता है जीव मंडल कहलाता है। यह जीवित जीवों और अजैविक दोनों कारकों से बना है जिनसे वे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। अब ग्रैमी पुरस्कार के बारे में, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज NARAS द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। NARS को रिकॉर्डिंग अकादमी भी कहा जाता है। यह संगीत उद्योग में उपलब्धि को पहचानने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सूर्य की चमकती हुई सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। अब इसमें बात सूर्य की आई है तो सूर्य से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को हम डिस्कस कर लेते हैं। सूर्य, इसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। यह 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्वों से मिलकर बना है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन परमाणु संलयन के कारण हीलियम में परिवर्तित हो जाता है जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। सूर्य की चमकदार सतह को अभी हमने पढ़ा प्रकाश मंडल कहते हैं। पतली गर्म गैसों से बना सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। मध्य सतह वर्णमंडल है। प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और वर्ण मंडल का तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस और कोरोना का लगभग 2,70,000 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा डैश किसके बीच में है? यानी 49वीं समांतर रेखा किन किन देशों के बीच में है? 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर समांतर रेखाओं की बात है तो हम महत्वपूर्ण समांतर रेखाओं को पढ़ लेते हैं। 17वीं समांतर रेखा वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा अभी हमने पढ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और 20वीं समांतर रेखा लीबिया और सूडान के बीच में है। 25वीं समांतर रेखा मॉरितानिया और मलिक के बीच में है। 31वीं समांतर रेखा ईरान और इराक के बीच में है। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। डोरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है। मैजीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सिगफ्राइड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और नीली रेखा लेबनान और इजराइल के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी शिफ्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, इस प्रश्न को भी पूछा गया। यानी कि जो आधुनिक इतिहास है वो ज्यादा पूछ रहे हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हम चर्चा इससे पहले कर चुके हैं तो अब यहाँ पर हम नहीं करेंगे। आपको समझना है तो वो वाली व्याख्या समझ लीजिए। मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ा दी है तो आप उस 5 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक हैं? शिव कुमार शर्मा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शिव कुमार शर्मा कौन है? एक संतूर वादक हैं। इसके अलावा ये एक संगीतकार और संतूर वादक हैं।
शिव कुमार शर्मा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। अब संतूर क्या है? संतूर एक ट्रपोजाइड के आकार का अंकित डल्सीमर यंत्र है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में क्रांति का संबंध यानी कि उर्वरक क्रांति का संबंध किससे है? धूसर, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों को पढ़ लेते हैं। कृषि क्रांतियां और उनसे संबंधित रंग। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से है और सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन और हरित क्रांति अनाज से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी और रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने, विपणन और निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाना। ये भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा? सिराजुद्दौला, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर प्लासी के युद्ध की है और सिराजुद्दौला की है। पहले हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सिराजुद्दौला के बारे में। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई जीती और नवाब को सभी मांगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद में इसमें मीर जाफर, मीर बख्श, माणिक चंद और कलकत्ता के प्रभारी अधिकारी अमीन चंद, अमीर शेख, व्यापारी जगत सेठ और बैंकर खादिम खान और नवाब की सेना के कमांडर सभी अंग्रेजी पक्ष में थे और नवाब को धोखा दिया। नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे मीरान ने मार डाला। नवाब सिराजुद्दौला को, जो ये सिराजुद्दौला हैं, इनको मीर जाफर के बेटे मीरान ने मार डाला। अब सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के पोते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाने को जब्त कर लिया और कलकत्ता तक मार्च किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। वह ब्लैक होल जो 20 जून 1756 को हुई थी के लिए जिम्मेदार है। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को पुनः प्राप्त किया और अलीनगर की संधि पर 2 जनवरी 1757 को हस्ताक्षर हो गए। अलीनगर की संधि किन किन लोगों के बीच में हुई? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अदिश राशि क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, गति और आयतन। सदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होती हैं और त्रिभुज के नियम का पालन करती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग और संवेग। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बायल का नियम, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बायल का नियम है। इसके अलावा गे-लुसाक का नियम, ग्राहम का नियम और चार्ल्स का नियम, इन नियमों को भी समझ लेते हैं। चार्ल्स का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। गे-लुसाक का नियम का कहलाता है, स्थिर तापमान किसी गैस के द्रव्यमान का दबाव केल्विन में तापमान के सीधे अनुपातित होता है। ग्राहम का नियम, इस नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात आई है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के से संबंधित कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी 2 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसी कारण एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं, जो हैं चीन, यूके, रूस, फ्रांस और यूएसए। तो सुरक्षा परिषद के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। अब बात यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की है। राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए जाते हैं, कब से आयोजित किए जाते हैं, पहला खेल कब आयोजित किया गया, इससे भी संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में पूछे गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खेल महोत्सव है। ये खेल 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किया गया। और भारत कब से इसमें शामिल हुआ? 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। 1930, 1940 और 1946 को छोड़कर हर हर 4 साल में खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। मतलब इन 3 सालों को छोड़कर 1930, 1940 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल में खेलों का आयोजन किया जाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार, यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, तो वो 5 बार ये हैं कि 1938, 1962, 1982, 2006 और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर 5 बार इसने मेजबानी की है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? यह 54 राज्यों का एक राजनीतिक संघ है, जो ब्रिटिश एक साम्राज्य के पूर्व के क्षेत्र थे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व के क्षेत्र थे, उन्हें हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इंग्लैंड, इसके अलावा इंग्लैंड ने कितनी बार? 3 बार मेजबानी की, 1934, 2002 और 2022 में इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भी 3 बार करी है, 1950, 1974 और 1990 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। कनाडा ने 4 बार, 1930, 1954 और 1978। कनाडा ने 4 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, जिसमें 1930, 1954, 1978 और 1994 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? बड़ी आंत, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बड़ी आंत संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है। संचार प्रणाली क्या है? रक्त संचरण की खोज, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, यानी संचार प्रणाली कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और कचरे को हटाता है। हृदय और उसके हिस्से, कोशिकाएं, नसें और रक्त संचार प्रणाली का हिस्सा हैं। हृदय ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार किसने दिया? M.N. राय, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार M.N. राय के द्वारा दिया गया। अब संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं
की भी चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया। उसी समय 1946 संविधान के साथ साथ एक अंतरिम सरकार गठित करने के लिए संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई। संविधान सभा को संविधान की अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सभा ने मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में B.R. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी उसके बाद में। पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग किस रूप में जाना जाता है? फायर ब्लास्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सेब से संबंधित रोग फायर ब्लास्ट। ये रोग कैसा होता है? यह एक आम और बहुत विनाशकारी जीवाणु है। ये फायर ब्लास्ट जो रोग है ये आम है और बहुत ही विनाशकारी जीवाणु है। विनाशकारी जीवाणु रोग है और सेब और नाशपाती में दिखाई देता है। यह जीवाणु इरविनिया अमाइलोवोरा के कारण होता है। यह रोग फूल, फल, टहनियों, शाखाओं और पूरे सेब को ही नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा पनबिजली संयंत्र है। 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर परिषद भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना में यानी टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स में टिहरी बांध जल विद्युत संयंत्र, कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र और टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट है। इसके अलावा एक और है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह ऊर्जा मंत्रालय के NTPC के स्वामित्व में आता है और 12 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर दादा भाई नौरोजी की है। इससे संबंधित भी दादा भाई नौरोजी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी समझ लेंगे। पहले देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। उन्होंने 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी, उन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। वो पहली भारतीय होने के लिए लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव गए। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निकासी और उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। इसके अलावा वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। ये प्रश्न भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि कलकत्ता अधिवेशन किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान किसके तत्वावधान में संचालित किया जाता है? जन शिक्षण संस्थान कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब गोल गुंबद से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें समझ लेते हैं। इसे मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुंबद है। राजवंश के आदिल शाह, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। राजवंश बाद में औरंगजेब द्वारा कब्जा कर लिया गया। राज्य के सबसे बड़े शासक इब्राहिम आदिल शाह थे। उन्होंने फारसी के स्थान पर डाकिनी भाषा का परिचय दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया? 1969, यानी इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। 1969 में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जो वर्ष 1969 में कमीशन किया गया। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की मदद से बनाया गया। परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारतीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित किया जाता है। अन्य परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र रावतभाटा राजस्थान में है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष ढांचा भारत की एक पहल है, यह किसके लिए है? संसाधन जुटाना या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार, या फिर निजी क्षेत्र के बैंकों का सुधार, या फिर निजी क्षेत्र के बैंकों में क्षमता का निर्माण। इस क्वेश्चन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुधार, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंद्रधनुष ढांचा भारत सरकार की पहल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार करना है। PSB यानी कि PSB के लिए इंद्रधनुष इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया। इसमें 7 घटक हैं, जिसके कारण इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार करना और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा लाना। वो 7 घटक कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। 7 घटक इस प्रकार हैं। 7 घटक नियुक्तियां, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूंजीकरण, तनाव मुक्ति, सशक्तिकरण, जवाबदेही का एक ढांचा, शासन और सुधार हैं। और मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष वर्ष 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में बच्चों के टीकाकरण का कवरेज का विस्तार करना। इस कार्यक्रम के तहत भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर सरदार सरोवर बांध की है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये कैसा बांध है? एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को अपनी पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में बांध को राष्ट्र को समर्पित किया। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे नर्मदा नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो ये थे RRB NTPC 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।